दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं बताने वाला हूं आपको कि मैं आ चुका हूं, भैया ना मानो या ना मानो ये सच है, मैं आ चुका हूं 10वें क्वेश्चन पे 10 आउट ऑफ 12। जी हाँ, 10 आउट ऑफ 12 पे मैं आ गया हूं और कौन सा क्वेश्चन लेकर आया हूं अंतिम प्रहार का, जल्दी से देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन एंड रीसेंट ट्रेंड्स इन रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये 10th क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसको बता दो बस, कि सिलेक्शन होता कैसे है। चलो आपको याद करवा दूं, बिना आप ये पीछे बोर्ड देखे आपको याद हो जाएगा आपका सिलेक्शन होता कैसे। पहले रिक्रूटमेंट आता है, यानी कि कॉल फॉर द जॉब किया जाता है, फिर आप जाते हो वहां पर एप्लीकेशन देते हो, फिर उसका होता है फिल्टर। अपन लगाते हैं ना, जब अमेजोन और फ्लिपकार्ट से खरीदारी करते हैं तो फिल्टर लगाते हैं, भैया 5,000 के कम के बजट का नहीं लेंगे, आज बर्थडे है हमारा, ठीक है, आज नहीं है, मेरा 3 तारीख को बर्थडे आने वाला है, 3 सितंबर को, अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या है, इसमें फिल्टर लगाया जाता है। इसी तरीके से एप्लीकेशन के अंदर भी फिल्टर लगाया जाता है, यानी कि ये आपके 50 बंदे हैं, उनको चेक किया जाता है कि ये हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है बंदे या नहीं है। अगर वो बंदे हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं तो उनकी छट्टी कर ली जाती है, जिसको स्क्रूटनिंग बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, स्क्रूटनिंग। तो वो छट्टी कर ली, अब उनको सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले होगा रिटर्न टेस्ट, फिर रिटर्न के बाद होगा ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन के बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए तो मेजर राउंड में आपसे सैलरी की बात करी जाएगी। सैलरी की बात नहीं हुई तो भी आपको थ्योरी के अंदर तो पर्सनल इंटरव्यू खत्म कर देना है, क्योंकि उसी के अंदर सैलरी की बात ऐसी मान ली जाती है। क्या हुआ, रिटर्न टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के बाद क्या होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन कराती है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कराती। ठीक है, अगर आर्मी वगैरह में चले जाते हैं तो रनिंग टेस्ट, फिजिकल टेस्ट भी लिया जाता है। ठीक है, ये टेस्ट होते हैं और फिर फाइनल सिलेक्शन। दिस इज द प्रोसेस। खत्म हो गया, क्वेश्चन आ गए, पूरे नंबर मिल गए। आइए अब चार्ट देख लेते हैं, बुक के अंदर किस फॉर्म में लिखा है ये देख लेते हैं। बुक क्या कह रही है, सबसे पहले बुक कह रही है दिस इज द एप्लीकेशन की प्रोसेस। ठीक है, क्या कह रही है, हाँ इंटरनल प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसको क्या बोला है, रिक्रूटमेंट। थोड़ा सा एनलार्ज कर दें, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट यानी कि कॉल फॉर द जॉब, इसको यहाँ पे लिखा है फर्स्ट प्रोसेस में, फर्स्ट पॉइंट में एक्सटर्नल। अच्छा ये भी बता देता हूं, बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर ये बताओ कि जो आप प्रोसेस पढ़ा रहे हो वो पढ़ना है, बुक का पढ़ना है, कौन सी ज्यादा सही है। तो मैं कह रहा हूं जो आपको छोटी लग जाए, जो आपको प्रिय लग जाए, जो आपको समझ में आ जाए वो पढ़ लेना, दोनों ही सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना बंदा, उसने वो दोनों पढ़ रखी है। आप ये मत सोचा करो कि सर ये बुक में एक लिखा हुआ है तो अगर मैंने वहां लिख दिया तो क्या मेरे को नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का बना हुआ बंदा है, उसने पीएचडी कर रखी है उस सब्जेक्ट में, उसको पता है कि रिक्रूटमेंट में पहला रिक्रूटमेंट लिख दूंगा मैं या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लिख दूं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो आपन से वो ज्यादा जानता है, तो जब वो ज्यादा जानता है तो अगर आपका क्वेश्चन का कंसेप्ट सही है तो वो नंबर दे देगा। ठीक है, और मैं भी ऐसा ही करता था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों को आता है कि सर स्टेप मार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी। 100% स्टेप मार्किंग बिल्कुल एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड करती है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करती है। वो देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकता। ऐसा कहीं पे कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं मेरे को आज तक मिला जिसके अंदर ये लिखा गया कि सर आपको स्टेप मार्किंग करनी है। हाँ, सीबीएसई बोर्ड हो गया, आरबीएसई बोर्ड हो गया, जो 11-12 के बोर्ड होते हैं उनमें ऐसी गाइडलाइंस होती है कि बच्चे को इस पे आपको इतने मार्क्स देने और बेसिक इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जाते हैं। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे कॉपी चेक होती है तो ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया जाता। ये रहता है कि कोई मेल प्रैक्टिस का केस ना हो, आप उसको हर कॉपी चेक करें, आप हर कॉपी के ऊपर लाइन करें, आप लास्ट तक आखिरी पेज तक जाएं। हो सकता है कि बच्चे ने 2 पेज छोड़ के कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तो ये उसके जनरल गाइडलाइंस में। लेकिन ऐसा नहीं लिखा होता कि भैया इसने 10 स्टेप लिखे और 11वें में आंसर गलत है तो आप 0 नहीं रख सकते। आपकी इच्छा आप रख सकते हो, रखना नहीं चाहिए। बंदे बोलते हैं कि सर ऐसा क्यों करता है, तो गलत बात है, तो रखना नहीं चाहिए। मैं एग्री करता हूं, मैं आपके साथ, लेकिन वो रख दे तो कोई इसमें क्लेम नहीं होता, क्योंकि वो उसकी बुद्धि के ऊपर है कि वो सोच रहा है कि ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, उस बंदे ने फॉर्मूला भी गलत लिख दिया, तो कैसे इसको स्टेप मार्किंग दे दूं। तो ये बात याद रखनी। तो क्वेश्चन पूरा बनेगा तभी कुछ देंगे, कोई स्टेप मार्किंग दे देते हैं। इस पे आर्ग्यूमेंट का कोई एंडलेस आर्ग्यूमेंट है ना। हर एग्जामिनर का माइंड अलग होता है। और मैं कह रहा हूं मेजर
मेजर पॉपुलेशन स्टेप मार्किंग दे देती है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मतलब फ्रेंड्स या कलीग्स के लो, ठीक है, हम तो फ्रेंड कहते हैं, वो हमें कलीग कहते हैं। जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कॉपी चेकिंग का काम करते हैं, मतलब कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सारी कैटेगरी में सब स्टेप मार्किंग देने में बिलीव रखते हैं, सब बच्चों का भला करने में बिलीव रखते हैं। इसलिए कॉपी कभी भी खाली ना छोड़कर आए, ये मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपको ना आता हो तो उससे कुछ लिटिल बिट कुछ तो लिख कर आओ यार, एमबीए के स्टूडेंट हो, है ना। कुछ तो क्या डर कर वापस आ जाना कि कॉपी खाली छोड़ दिया, बताओ पास करके, तो हम पास नहीं कर पाते, ठीक है। देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पहला पॉइंट आ गया। देन उसका इंटरनल एनवायरनमेंट। अच्छा, यहाँ अपन ने रिक्रूटमेंट की 2 प्रोसेस देखी थी ना, कि एक्सटर्नल बाहर से मंगा लो या खुद के में से एम्प्लॉय कर लो, तो ये 2 प्रोसेस हो गई, ठीक है। उसके बाद प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में हम चेक करते हैं कि भैया आप इंटरेस्टेड है, नहीं इंटरेस्टेड है, आप काम करना चाहते हैं, यानी कि आवेदन मंगवाए और हमने चेक किया। देन सिलेक्शन टेस्ट में वही हो गया आपका, रिटन टेस्ट हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया। उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉय का इंटरव्यू होता है। सिलेक्शन टेस्ट के बाद एम्प्लॉय इंटरव्यू, वैसे इसी का ही पार्ट है एम्प्लॉय इंटरव्यू। फिर उसका रेफरेंस भी कभी कभी चेक किया जाता है। कंपनी वाले आजकल रेफरेंस बहुत चेक करते हैं कि भैया किसके रेफरेंस के थ्रू नहीं आया, आप किसी को जानते हो हमारी कंपनी में, तो हम आपका फीडबैक ले सकते हैं। मेरे बारे में बहुत होता है कि मैं कभी भी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के लिए जाता था तो हमेशा पूछा जाता था। अब तो आपके आशीर्वाद से कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अब सब मंगल में चल रहा है। तो क्या होता है कि पूछा जाता था, भैया इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी को जानते हो? अगर मैं बोलता था सर उनको जानते हैं, वो प्रोफेसर सर हैं, उन्होंने हमारे साथ काम किया, तो उनसे हमारा फीडबैक लिया जाता था। ये रेफरेंस आपकी जैक का रेफरेंस नहीं होता, ये रेफरेंस आपके माइंडसेट का, किस बंदे को हम रखने वाले हैं, इसका पास रिकॉर्ड तो क्लियर है, कोई कंपनी के साथ, कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कोई यूनिवर्सिटी के साथ इसका फ्रॉड वगैरह कोई पेंडिंग कोई इशू तो नहीं है, या इसका नेचर तो ठीक है, मोरल रेस्पेक्ट से चेक किया जाता है, ठीक है। देन द सिलेक्शन डिसीजन की लेना है कि नहीं करना है, उसको ज्वाइन करवाना है कि नहीं करवाना। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, ये भी ऑप्ट करते, कोई कंपनी करती, कोई नहीं करती। फिर आपको जॉब ऑफर मिल जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। फिर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बहुत सी कंपनी साइन करवाती है, बहुत सी कंपनी नहीं करवाती। देन इवैल्यूएशन का मतलब कि आपको 6 महीने, 8 महीने, 14 महीने, 16 महीने, 12 महीने किस पे रखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है, दैट इज द इवैल्यूएशन पीरियड। और अगर इनमें से कोई भी चीज गलत हो जाती है तो डायरेक्ट रिजेक्ट, ठीक है। इतने प्रोसेस होने के बाद बंदे की नौकरी लगती है। सोचो कितना, मतलब आज की तारीख में आपको लगता है कि नौकरी लेना काफी आसान है, लेकिन मैं कह रहा हूँ काफी टफ है नौकरी लेना। एक अच्छा कैंडिडेट भी नौकरी लेने के लिए 100 बंदों से लड़ता है। यदि आपको कैंपस रिक्रूटमेंट मिल रहा है और खुद की कोर ब्रांच में नहीं मिल रहा, तब भी मैं कह रहा हूँ एक बार तो ज्वाइन करो, एक बार नौकरी ले लो, और उसके बाद फिर कोर ब्रांच में सर्चिंग चालू रखना। क्योंकि नौकरी एक बार हो जाती है ना, तो फिर अपॉर्चुनिटी बढ़ती चली जाती है। भले आप मार्केटिंग में है, लेकिन आपका मन अगर एचआर का कर रहा है, तो एक बार मार्केटिंग की जॉब ज्वाइन कर लो। भले वहां जाओ या ना जाओ, 2 दिन गए, उसके बाद तीसरे दिन से अपन नौकरी शुरू कर दी, लेकिन जहां अगली बार इंटरव्यू देने जा रहे हो, कम से कम मन में सेटिस्फेक्शन तो रहेगा। एक मोरल बहुत बच्चों का हाई होता है। या अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके की डिसीज हो रही है कि बच्चे बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं जब वो अनएम्प्लॉय होते हैं। तो इसमें डिप्रेशन होने वाली बात नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है अगर कोई बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट है तो। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती है कि कोई बच्चा अनएम्प्लॉय है। क्यों अनएम्प्लॉय है? अगर वो 1.25 लाख रुपए किसी कोर्स के खर्च कर रहा है, तो उसको ऐसी कौन सी स्किल है दुनिया के अंदर जो नहीं सिखा पा रहे हमारे एग्जामिनर, हमारे टीचर, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर, कि उसको एक रोजगार तो मिले, वो 20,000 तो मिले, इसको 30,000 तो मिले, वो अपना जीवन यापन तो कर सके। तो सोचने की बात रहती है, गंभीर बात रहती है। लेकिन क्या गलती केवल एजुकेशन सिस्टम की है? क्या बच्चे आखिरी दिनों में अंतिम प्रहार देख के पास तो नहीं हो रहे? क्या बच्चे आखिरी दिनों में डिटेल वीडियो देख के पास तो नहीं हो रहे? क्या उनको मैंने डिपेंडेंसी बना दी है? बहुत से सर कह रहे हैं कि सर आपने एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी है कि बच्चे केवल रिवीजन। अच्छा, जिसको अभी नहीं सुनना हो वीडियो यहीं खत्म कर दो, ये टॉपिक हो चुका है, अगले वीडियो पे मूव ऑन हो जाना। और जिसको सच्ची ईमानदारी से कोई यहाँ तक पहुंचा है, तो उसको दिल की बात करता हूँ। क्या केवल टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को स्किल सिखाए? ये बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी होती है कि वो स्किल सीखें, कि वो नॉलेज लें, कि वो कॉलेज टाइम पे जाएं, कि वो असाइनमेंट को असाइनमेंट की तरह कंप्लीट करें, वो इंटर्नशिप की ट्रेनिंग को वास्तव में कोई ट्रेनिंग माने। ऐसा नहीं पहले दिन कंपनी का और हम चच्चा विधायक हैं, ये साइन करे ना, अगले दिन सर्टिफिकेट लेकर आ गए और 45 डेज की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लगा दिया। 85% बच्चे ऐसा करते हैं, ये आप सब जानते हैं, मैं कड़वा सत्य बोल रहा हूँ। इंटर्नशिप पे 45 डेज की इंटर्नशिप पे कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो 45 आउट ऑफ 45 अटेंडेंस देते हैं। क्या आपकी जॉब होती तो आप नहीं जाते? क्या उसकी सैलरी मिलती तो आप नहीं जाते? लेकिन इंटर्नशिप पे नहीं जाते। क्यों? सर कोई सिखाता नहीं है। कोई सिखाए कैसे? आप उसमें डिसिप्लिन नहीं है।
लेकिन चीजें दोनों तरफ से गलत है। कुछ एजुकेशन सिस्टम की भी गलती है, कुछ हमारे बच्चों की भी गलती है। तो दोनों चीजें जब तालमेल बैठेगा तब हाथ जुड़ेगा, और हाथ जुड़ेगा तब नमस्कार होगा, और नमस्कार होगा तो आप सीख पाओगे, तब आपको लोग पहचानेंगे। आज मोदी साहब हाथ जोड़ के हमारे से वोट मांगने आते हैं, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि सुप्रीम पद पे हैं, लेकिन वो अपने आप को एक सेवक की तरह डिवोट करते हैं, सेवक की तरह प्रमोट करते हैं, और वो बताते हैं कि हमें यदि कुछ सीखना है तो दो एंगल का साथ में आना जरूरी। तो आपको भी एफर्ट करना जरूरी है, कॉलेज को भी एफर्ट करना जरूरी है। दोनों के लूप होल हो रहे हैं। अभी ऐसा है कि एक सिस्टम भी अच्छा नहीं चल रहा है कि कॉलेज वाले एफर्ट कर रहे हैं और बच्चे एफर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा बहुत जगह होता है। 100% प्लेसमेंट होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? क्या कारण रह जाता है? तो ये ऐसी बातें मेरे दिल में काफी चुभती है, इसलिए मैंने आज आपसे बोल दी। इसमें आपको मेजरली आपकी स्किल एनहांसमेंट पर वर्क करना है। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, एग्जाम खत्म होते ही फ्री मत हो जाना, पढ़ाई पे और ज्यादा ध्यान देना। स्किल एनहांसमेंट कोई भी एक MS ऑफिस का डिप्लोमा कर लेना, 6 महीने का, 8 महीने का, 1 महीने का, 2 महीने का, ऑनलाइन फ्री में भी मिलता है, गूगल भी कराता है। हम ढूंढे तो, हम करें तो, हम एफर्ट करें तो, करना जरूरी है, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना जरूरी है। तो जय हिंद। ज्यादा मैंने आज प्रवचन दे दिए, थोड़ा सा दिल की बात थी, करना भी आपके साथ जरूरी थी। क्या करें, दिल दुखता है तो बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मिलते हैं और अंतिम प्रहार जल्द से जल्द खत्म करते हैं। जय हिंद।